दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन और विचारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हमने उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थियरी का विचार किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है वी.आई. लेनिन, गुंडर फ्रैंक, समीर अमीन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर समीर अमीन, ऑप्शन ए। दोस्तों, समीर अमीन अफ्रीकी विद्वान हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल 1974 में अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थियरी का विचार दिया। अमीन ने कहा कि औद्योगिक देश तथा कम विकसित देश इस प्रकार एक दूसरे से संबद्ध है कि पूंजीवाद को इस बात का अवसर नहीं मिलता कि वो अल्प विकसित देशों में उत्पादन की शक्तियों को विकास का अवसर दिला सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है? ऑप्शन है हैंस जे मार्गेनथाउ, जॉर्ज कैनन, जॉन हर्ज या वुडरो विल्सन। तो सही उत्तर वुडरो विल्सन। दोस्तों, वुडरो विल्सन यथार्थवादी दृष्टिकोण के नहीं बल्कि आदर्शवादी दृष्टिकोण से संबंधित हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा है। इसमें जॉर्ज कैनन, रोनाल्ड नेबुर, जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर, हैंस जे मार्गेनथाउ और जॉर्ज हर्ज प्रमुख हैं। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य कुंजी राष्ट्रहित है, जिसको केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, जबकि वुडरो विल्सन यथार्थवाद से संबंधित नहीं हैं। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? आपको बताना है ह्यूम, बेंथम, जे.एस. मिल या टी.एच. ग्रीन। तो सही उत्तर बेंथम। दोस्तों, आधुनिक युग में आप जान लीजिए कि डेविड ह्यूम ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपयोगितावाद के मौलिक सिद्धांतों का विकास किया था, लेकिन इसके व्यवस्थित और विधिवत सिद्धांतों का विकास बेंथम ने किया और इंग्लैंड के प्रसिद्ध विचारक जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का पिता भी कहा जाता है। ये सुधारवाद पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक तथा सुधारवादी विचारधारा है, जिसका प्रमुख केंद्र इंग्लैंड था। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। ये कथन किसका है? तो ये हेनरी मैन का कथन है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि उपयोगितावाद का जनक बेंथम अपने हर एक सुधार उपयोगितावाद को मानकर बनाता था और उसने अनेक क्षेत्रों में सुधार किए, लेकिन उसका कानूनी सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी सुधारक के रूप में अधिक जाना जाता है। उसने स्वमेव कानूनों की अंतर्राष्ट्रीय दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक संहिताएं तैयार की और विधिशास्त्र को राजनीति से पृथक करने का काम प्रारंभ किया, जिसे बाद में उसके शिष्य जॉन ऑस्टिन ने पूर्ण किया। कानून सुधार के क्षेत्र में बेंथम द्वारा किए गए इन प्रयत्नों का भारी प्रभाव पड़ा, जिसकी ओर संकेत करते हुए हेनरी मैन ने लिखा है कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। इबेनस्टाइन एक विचारक है। इनका कहना है कि पिछली 5 पीढ़ियों में ब्रिटेन में ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ जिसका मूल प्रेरणा स्रोत बेंथम नहीं रहा हो। और इसी तरह सेबाइन ने कहा है कि बेंथम का विधिशास्त्र केवल उसकी सबसे महान रचना नहीं, वरन ये 19वीं शताब्दी की एक अत्यधिक उल्लेखनीय बौद्धिक उपलब्धि है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? 1, 2, 3 या 4? तो सही उत्तर 4 स्रोत। दोस्तों, बेंथम ने सुख और दुख के प्राप्ति के 4 अलग अलग स्रोत बताए हैं, जहां से सुख और दुख की सतत आवृत्ति होती है। इन स्रोतों को भौतिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक वर्ग में बांटा जा सकता है। बावजूद इसके सुख और दुख 2 ऐसे प्रमुख कारक हैं जो इन चारों से ही संबंधित हैं और किसी भी नियम को प्रभावित करने का पूरा सामर्थ्य रखते हैं। तो याद रखिएगा, बेंथम ने सुख और दुख प्राप्ति के 4 स्रोत बताए हैं। अगला प्रश्न है, बेंथम के अनुसार सुख और दुख में अंतर है
तो आपको बताना है कि बेंथम के अनुसार सुख और दुख में किसका अंतर है। तो सही उत्तर, बेंथम सुख और दुख में केवल मात्रा का अंतर मानता है। और आप जान लीजिए कि बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में सुख और दुख को मानवीय क्रिया का आधार मानते हुए दोनों में मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव अंतर माना है। कानून को सर्वस्वीकार्य और बाध्यकारी बनाने के लिए बेंथम को ये संकल्पना उचित लगी थी। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने सुख और दुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सही उत्तर, जेरेमी बेंथम। सुख और दुख मान्यता पर आधारित जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उसे उपयोगितावाद कहा जाता है, और बेंथम ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर मनुष्य के समस्त कार्यों को निर्धारित करने वाला मापदंड प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। ये विचार है किसका? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, प्रकृति ने जो है प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख के जो है दोस्तों, आप जान लीजिए, सुख और दुख के उसमें रखा है, अधीनता में रखा है। ये विचार किसका है? तो सही उत्तर, ये विचार बेंथम का है। और बेंथम उपयोगितावाद के जनक हैं। इन्होंने समस्त कार्य, वस्तु या मानव व्यवहार का आकलन करने के लिए सुख दुख का उपयोग एक साधन के रूप में किया है। जिस कार्य से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है वो उसके लिए उपयोगी है, और जिस कार्य से उसे दुख प्राप्त होता है वो उसके लिए उपयोगी नहीं है। इस संदर्भ में बेंथम ने कहा है कि प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? गियरके, हाब्स, मेटलैंड और GDH कोल। तो यहाँ पर आप जान लीजिए, हाब्स दोस्तों ये बहुलवाद का समर्थक नहीं है। ये शक्ति के अद्वैतवादी सिद्धांत या संप्रभुता सिद्धांत के समर्थक हैं। गियरके, मेटलैंड, GDH कोल ये बहुलवाद सिद्धांत के समर्थक हैं। बहुलवाद शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, और बहुलवाद एकलवाद के विरुद्ध अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, हाब्स के लेवायथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर, समाज, राज्य और सरकार के लिए सामूहिक नाम। हाब्स के लेवायथन में कॉमनवेल्थ का अर्थ होता है। हाब्स ने अपनी कृति लेवायथन में कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है, जो समाज, राज्य और शासन तीनों का सामूहिक नाम है। हाब्स ने ज्यामिति विधि से अपने चिंतन का आरंभ प्राकृतिक अवस्था से किया, जो समाज, राज्य और शासन से विहीन कल्पित युग है। ये अवस्था हर तरफ युद्ध, निरंतर भय और मृत्यु का खतरा है, और इस अवस्था में बल और छल ही मनुष्य के सद्गुण हैं। इस प्रकार इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन एकाकी, दीन, कुत्सित, पशुवत और क्षणिक होता है। इस अवस्था से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति कॉमनवेल्थ यानी समाज, राज्य और शासन की स्थापना करने के लिए अपनी शक्तियों को लेवायथन को सौंप देता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राजनीतिक चिंतन ने कहा कि तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द हैं और उनमें वह शक्ति नहीं होती कि वे मनुष्यों को सुरक्षित रख सकें? तो ये कथन हाब्स का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मनुष्य की प्रकृति का विश्लेषण करते हुए हाब्स ने कहा है कि भावना प्रधान होने के कारण मनुष्य भय की भाषा नहीं जानता। भय को उत्पन्न करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है बल प्रयोग। किसी समझौते का पालन मनुष्य इसलिए करता है क्योंकि दंड का भय उसे इसके लिए बाध्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खेल सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आर्गेन्स्की, स्नाइडर, हर्सेनी और शेलिंग। तो सही उत्तर आप जान लीजिए, आर्गेन्स्की। दोस्तों, आर्गेन्स्की खेल सिद्धांत से नहीं बल्कि शक्ति की अवधारणा के विचारक हैं। खेल सिद्धांत के महत्व को प्रतिपादित करने वाले में मार्टिन सुबिक, कार्ल डायच, ऑस्कर मॉर्गेस्टर्न, जॉन न्यूमैन, हर्सेनी और टॉमस शेलिंग के नाम उल्लेखनीय हैं। अगला प्रश्न है, हीगल ने सभ्य समाज या सिविल सोसाइटी को देखा था किस रूप में? विशिष्टता के साकार रूप में, एकता के साकार रूप में, सार्वभौमिकता के साकार रूप में या समुदाय के साकार रूप में? तो सही उत्तर, हीगल ने सभ्य समाज को सार्वभौमिकता के साकार रूप में देखा था। इनके अनुसार सार्वभौमिकता अथवा विश्वात्मा का साकार रूप ही राज्य है। पहले ये विश्वात्मा जड़ में, फिर धीरे धीरे समाज में, अंततः राज्य का रूप ले लेती है,
और आप जान लीजिए कि हीगल आदर्शवादी सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है कि राजनीतिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल कल्चर का प्रयोग सबसे पहले किस विचारक के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, आमंड के द्वारा। 1963 में अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक आमंड ने राजनीतिक संस्कृति का सबसे पहले प्रयोग किया और राजनीतिक संस्कृति का तात्पर्य संस्कृति के उन पक्षों से है जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी सत्ता प्रत्यायोजित या डेलीगेट नहीं की जानी चाहिए? वित्त संबंधी शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, नीति निर्धारित करने की शक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वह आदेश, नियम और उपनियम जो संसद की किसी विधि द्वारा प्रदत्त सत्ता के अंतर्गत कार्यपालिका अथवा प्रशासन के द्वारा जारी किए जाते हैं, प्रत्यायोजित विधान कहलाते हैं। तीव्रगामी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण वर्तमान समय में प्रतिनिहित विधि निर्माण अपरिहार्य हो गया है। इसकी मात्रा में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में वित्त संबंधी शक्ति, नियम बनाने की शक्ति और नीति निर्धारित करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जा रही है, लेकिन भारत में प्रतिनिहित विधान के क्षेत्र में संसदीय नियंत्रण के साथ न्यायिक नियंत्रण की व्यवस्था भी उभरी है। अगला प्रश्न है, मूल्य तटस्थता किसकी विशेषता है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अराजकतावादियों की, बहुलवादियों की, मार्क्सवादियों की या व्यवहारवादियों की? तो याद रखिएगा, व्यवहारवादियों की मुख्य विशेषता है मूल्य तटस्थता। दोस्तों, आप जान लीजिए कि व्यवहारवाद ने राजनीति के अध्ययन के परंपरागत उपागम को चुनौती देते हुए विचार रखा कि प्रचलित संस्थाओं के कानूनी औपचारिक पक्षों से ध्यान हटाकर उन व्यक्तियों या कार्यकर्ताओं यानी एक्टर्स के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए जो यथार्थ राजनीति के क्षेत्र में तरह तरह की भूमिका निभाते हैं। और आप जान लीजिए, व्यवहारवाद मुख्यतः शुद्ध ज्ञान या प्योर नॉलेज का सिद्धांत है जो मूल्यों से सरोकार नहीं रखता। ये मूल्य तटस्थता यानी वैल्यू न्यूट्रल की विशेषता रखता है। ये यथा स्थिति का समर्थक है जिससे सामाजिक परिवर्तन में कोई अभिरुचि नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राजनीतिक चेतना का अर्थ है क्या? समाज के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति प्रेम, राज्य के प्रति प्रेम या सभ्यता या संस्कृति के प्रति प्रेम? तो राजनीतिक चेतना नाम से स्पष्ट है कि ये राज्य के प्रति प्रेम है। दोस्तों, नागरिकों में राजनीतिक चेतना का विकास राज्य, लोकमत, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, संप्रभुता, सरकार, समाज आदि से संबंधित मौलिक प्रश्नों पर विचार विमर्श और चिंतन द्वारा होता है। उन्हें विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। साथ ही वे ये समझने लगते हैं कि कौन राजनीतिक आदर्श उनके अपने देश और समाज के लिए कल्याणकारी है। तो याद रखिएगा, राजनीतिक चेतना का अर्थ है राज्य के प्रति प्रेम। अगला प्रश्न है, कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? बहुलवादी, यथार्थवादी, नव यथार्थवादी या संरचनात्मक यथार्थवादी? तो सही उत्तर बहुलवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है। दोस्तों, बहुलवादी विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है क्योंकि बहुलवादियों का मानना है कि राज्य विभिन्न संघ समूहों में विभाजित है जो गैर राज्यकर्ता यानी नॉन स्टेट एक्टर्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नव यथार्थवादी अथवा संरचनात्मक यथार्थवादियों के अनुसार संरचना के प्रभाव को राज्य के व्यवहार को समझाने के रूप में लिया जाना चाहिए। ये लोग राज्य की पारंपरिक सैन्य शक्ति के बजाय राज्य की संयुक्त क्षमताओं की प्रदर्शनात्मक शक्ति को महत्व देते हैं। यथार्थवादी राष्ट्र राज्य को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मुख्य अभिनेता मानते हैं। अगला प्रश्न है, आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित हैं। कौन सी इसकी आधारभूत मान्यता नहीं है? पहला है, राजनेता अपने राष्ट्रीय हितों की आकांक्षा करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक राज्य का बहुराष्ट्रीय हित उसके प्रभाव के विस्तार में निहित है। सही है। और राज्य अपने हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपनी शक्ति अथवा प्रभाव का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही नहीं है यथार्थवाद के संबंध में। दोस्तों, यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास या उसके हितों को पूर्ण करने का एकमात्र साधन है। प्रत्येक राज्य और राजनेता सत्ता और शक्ति के विकास से ही अपने हित पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं
और यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित परतों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है? देखिए, उत्पादन के संबंध, विचारधारा, उत्पादन की शक्तियां और कानूनी और राजनैतिक संगठन। तो यहाँ पर आप देखिए, सामाजिक संरचना की परतों का सही क्रम जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है उसके अनुसार होगा। सबसे पहले उत्पादन की शक्तियाँ यानी 3, उसके बाद उत्पादन के संबंध, फिर कानूनी और राजनीतिक जो संरचना है, उसके बाद विचारधारा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, सही उत्तर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की परतों का सही क्रम उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन के संबंध, कानूनी और राजनीतिक संगठन और विचारधारा है। अगला प्रश्न है, सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है किसकी? उदारवाद की, मार्क्सवाद की, सर्वाधिकारवाद या प्रत्ययवाद यानी आदर्शवाद की। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, आदर्शवाद या प्रत्ययवाद। दोस्तों, सामुदायिकतावाद प्रत्ययवाद की प्रमुख धारा है क्योंकि ये व्यक्ति के अस्तित्व को समाज की देन मानता है, इसलिए समाज के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्ति के व्यक्तित्व का आवश्यक अंग है। जहां उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, हितों और अधिकारों पर बल देता है, वहीं समुदायवाद उसके दायित्वों और कर्तव्यों तथा समाज के सामान्य हित पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। समुदायवाद के समकालीन विचारक मैकिंटायर, सैंडल और माइकल वाल्जर हैं, जिनके आरंभिक चिंतन की जड़ें ग्रीन और हीगल के विचारों में मिलती हैं। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी। ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं ये जेफरसन का कथन है। थॉमस जेफरसन का समयकाल 1743 से 1826 है। इन्होंने कहा था कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी। जेफरसन अमेरिका के संस्थापक पिता और स्वतंत्रता की घोषणा के प्राथमिक लेखकों में से एक थे। उन्होंने 1801 से 1809 के बीच अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य यानी फैक्ट अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व हैं? तो सही उत्तर व्यवहारवाद। दोस्तों, व्यवहारवाद वैज्ञानिक पद्धति पर बल देते हुए मूल्य निरपेक्ष उपागम यानी वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच या वैल्यू फ्री अप्रोच का समर्थन करता है। व्यवहारवादी ऐसे किसी कथन को मान्यता नहीं देते जिसकी वैज्ञानिक स्तर पर पुष्टि नहीं की जा सकती, और व्यवहारवाद सामाजिक स्थिरता पर बल देता है, इसलिए उसने अपना ध्यान तथ्यों के विश्लेषण तक सीमित रखा है। व्यवहारवादी विचारधारा तथ्य को अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व मानती है। अगला प्रश्न है, बहुलतावादी वकालत करते हैं किसकी? तो सही उत्तर समुदायों की स्वायत्तता की। आप जान लीजिए कि राज्य और अन्य समुदायों के संबंध में बहुलवादियों का ये विश्वास है कि समाज के कुछ समुदाय या तो राज्य से भी अधिक आवश्यक हैं, अन्यथा समान हैं, और बहुलवादियों के अनुसार राज्य भी अन्य समुदायों के समान एक समुदाय है। जिस प्रकार राज्य के कानून और नियम होते हैं उसी प्रकार अन्य समुदायों के भी अपने नियम और कानून निर्मित होते हैं। बहुलवादी राज्य से ज़्यादा समाज को महत्व देते हैं और लास्की राज्य को अनेक समितियों की भांति एक समिति मानते हैं, पर उसे अन्य समितियों की तुलना में प्रथम मानते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक महत्वपूर्ण कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं जब तक मार्गेनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है। ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। के.डब्ल्यू. थॉमसन, वेनो वासरमैन, रॉबर्ट टकर या क्विंसी राइट? तो सही उत्तर बेनो वासरमैन। दोस्तों, बेनो वासरमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं जब तक मार्गेनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है, जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य हैं किसके? तो सही उत्तर जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण ये अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के तथ्य हैं।
दोस्तों 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द्वारा अंगीकृत अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में सभी मनुष्यों को जन्म से समान घोषित करते हुए जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण को उनके जन्म से प्राप्त अहस्तांतरणीय अधिकार घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण ये अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र के प्रमुख तथ्य हैं। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है और एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन है आपके देखिए, फ्रांस, जर्मनी, भारत या श्रीलंका। तो सही उत्तर फ्रांस। दोस्तों ये शासन व्यवस्था फ्रांस की शासन व्यवस्था की विशेषता है, क्योंकि फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में शासन प्रणाली को अपनाया गया है। दोस्तों ये अर्ध संसदीय शासन प्रणाली है। इसमें मंत्रिमंडल संसद के सम्मुख पूर्ण उत्तरदायी नहीं है। प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्रपति करता है, जिसको साधारण शक्तियों के साथ अनेक असाधारण शक्तियां भी प्राप्त हैं। ये केवल नाम मात्र का राज्य अध्यक्ष नहीं है, कई मामलों में ये अमेरिकी राष्ट्रपति के समान है। यदि संसद मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करता है तब भी मंत्रिमंडल चल सकता है, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व तो राष्ट्रपति के प्रति है, संसद के प्रति नहीं। और फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर अभियोग भी नहीं चलाया जा सकता। इसलिए पिकिल्स ने इसे दो विरोधी सिद्धांतों का मिश्रण कहा है, फ्रांस के संविधान को। अगला प्रश्न है, जेरी मेंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर, जेरी मेंडरिंग संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा है और इस प्रथा का प्रयोग चुनाव में कूटनीति के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व नारा है किसका? तो उत्तर है 1789 के फ्रांसीसी क्रांति घोषणा पत्र का। दोस्तों 1789 के फ्रांसीसी क्रांति घोषणा पत्र का शीर्षक मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा है और इसका नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है। अगला प्रश्न है, किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? यहाँ पर देखिए, इंग्लैंड, भारत, रूस और अमेरिका। तो जान लीजिए, रूस की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। साम्यवादी दल और उसकी विचारधारा के साथ संबंध रहने के कारण सोवियत संघ या रूस में न्यायाधीशों की विचारधारा स्वतंत्र नहीं थी, इसलिए रूस की न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। ऐसे सिद्धांत रूप में कई देशों की न्यायपालिका को स्वतंत्र कहा तो जाता है, लेकिन व्यवहार में कहीं न कहीं उसमें पक्षपात का जो है तत्व आ जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग। देखिए, स्वतंत्र नियामकीय आयोगों का आविर्भाव या इनका प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो उत्तर है अमेरिका में। दोस्तों स्वतंत्र नियामकीय आयोगों का आविर्भाव संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इन्हें सरकार की शीर्षक विहीन चौथी शाखा भी कहा गया है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग एक विलक्षण प्रकार की अमेरिकन प्रशासकीय इकाई है। इसका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेष संवैधानिक प्रणाली से हुआ। प्रथम स्वतंत्र नियामकीय आयोग अंतर्राज्य वाणिज्य आयोग था, जिसकी स्थापना 1887 में की गई और वर्तमान में अमेरिका में संघीय सरकार में 10 स्वतंत्र नियामकीय आयोग कार्यरत हैं। जहाँ तक संरचना का प्रश्न है, अधिकांश आयोगों और मंडलों में 5 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल प्रायः 5 से 7 वर्ष होता है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट के परामर्श से की जाती है, किंतु वे उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्षक विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा, स्वतंत्र नियामकीय आयोग को। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र नियामकीय आयोग मुख्य कार्यपालिका के अधीन नहीं होते, इसलिए इन्हें शासन की शीर्षक विहीन शाखा की संज्ञा दी जाती है। इन्हें शासन की चतुर्थ शाखा भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कार्य मिश्रित प्रकृति के होते हैं, यानी प्रशासनिक, अर्धविधायी और अर्धन्यायिक। अमेरिका में इन्हें कांग्रेस की भुजाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के अधीन रहते हैं, जिन्हें स्वायत्तता के द्वीप नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी जानकारी के लिए भी, कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो सही उत्तर 2। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका संघात्मक व्यवस्था के मामले में विश्व का अद्वितीय उदाहरण है।
यहाँ राज्यों को केंद्र में समान प्रतिनिधित्व है, इसमें क्षेत्रफल अथवा जनसंख्या का कोई महत्व नहीं है। सीनेट जो कि संघ का द्वितीय सदन है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और प्रत्येक राज्य को समान मानते हुए हर राज्य से सीनेट में 2 सदस्य आते हैं। इस समय अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और सीनेट में राज्यों की कुल सदस्य संख्या 100 है। सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय या उच्च सदन है और अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं और ये संघात्मक व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में व्हाइट हाउस संबंधित है किससे? सर्वोच्च न्यायालय से, व्यवस्थापिका से, राष्ट्रपति से या इनमें से किसी से भी नहीं। तो सही उत्तर जो दोस्तों व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। अमेरिका की कांग्रेस के आधिकारिक भवन को कैपिटल कहते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का घोषणा पत्र किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन है 13वें संशोधन, 14वें संशोधन, 15वें या प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा। तो सही उत्तर प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा। दोस्तों अमेरिका के संविधान में प्रथम 10 संशोधनों को सामूहिक रूप से बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। 1791 में इन्हें सामूहिक रूप से अपनाया गया। संविधान का 13वां, 14वां और 15वां संशोधन मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 10वें संशोधन द्वारा ये निर्धारित किया गया कि संविधान में जो शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को नहीं दी गई हैं और राज्यों को मना नहीं की गई हैं, वे राज्यों या जनता के लिए सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सैनिक औद्योगिक संकुल मिलिट्री इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स हैं किनके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाया जाने लगा था? आइजनहावर, जॉन केनेडी, ट्रूमैन या निक्सन के द्वारा? तो सही उत्तर आइजनहावर के द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए सैनिक औद्योगिक संकुल शब्दावली का प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर द्वारा 1961 में अपने विदाई समारोह के भाषण में प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन या रिवीजन जो नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें हमने राजनीतिक विचारधारा से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में या तो पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। आगे के वीडियो में हम राजनीतिक विचारधारा और सिद्धांतों के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।